everyone, I welcome you all once again to my YouTube channel. So I am back with another video regarding power system objective questions by CL Vadwa. So this is going to be our video number 17. हमने अब तक 16 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है एंड फ्रॉम दैट वी हैव कंप्लीटेड 160 क्वेश्चंस. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो आप इस सीरीज को स्टार्ट से लेके तो एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, फॉर अ सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर द लोड एंगल इज डैश. So what is synchronous phase modifier? So synchronous phase modifier is a component. मैं यहाँ एक ड्रॉ कर लेती हूँ सिंगल लाइन डायग्राम को. So this is going to be load. It is load. Here we have synchronous phase modifier. And this is going to be source end and this is going to be receiving end. We are at an angle of 0. ठीक है, सो आपको पता होगा कि जो हमारा सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर होता है उसका जो शाफ्ट होता है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल. सो स्मॉल शाफ्ट बट इसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है. ठीक है, स्मॉल शाफ्ट विथ हायर स्पीड. सो फॉर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर जो लोड एंगल होता है वो लोड एंगल हमेशा 0 होता है. क्यों हमेशा 0 होता है? बिकॉज अगर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर ओवर एक्साइटेड हो, अगर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर ओवर एक्साइटेड हो, then it is going to act as capacitor, and when synchronous phase modifier is under excited, then it is going to act as inductor. That's why जो लोड एंगल होता है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर का वो हमेशा 0 होता है. सो डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन इट इज गोइंग टू सप्लाई रिएक्टिव पावर या फिर इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व रिएक्टिव पावर. ठीक है, अगर ओवर एक्साइटेड है देन इट इज गोइंग टू एक्ट एज कैपेसिटर एंड इट इज गोइंग टू सप्लाई रिएक्टिव पावर. इफ इट इज एक्टिंग एज इंडक्टर दैट मीन्स अंडर एक्साइटेशन की कंडीशन में synchronous phase modifier is going to act as inductor and it is going to observe reactive power. ठीक है, it is going to observe reactive power. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So angle क्या है? Angle 0 है. So no active power flow. So load angle is equals to 0. So जो correct answer है for this given question is option number A. So option number A is only correct answer for this. So next question is, the voltages of generator and an infinite bus are given as 0.92 at an angle of 10 degree and 1 at an angle of 0 degree respectively. The active power will flow from dash. So options are generator to infinite bus to generator. The data is insufficient to judge. So I am going to draw here single line diagram. So this is going to be generator G and it is connected to infinite bus. So voltage क्या दिया गया है? जनरेटर का वोल्टेज दिया गया है V is equals to 0.92 at an angle of 10 degree. This is for generator and V bus. So voltage of bus is equals to 1 at an angle of 0 degree. सो हमने प्रीवियस वीडियो में दैट मीन्स वीडियो नंबर 16 में डिस्कस कर लिया था कि रिएक्टिव पावर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, सिमिलरली एक्टिव पावर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा और कौन सा पैरामीटर को हम सिलेक्ट करके ये सब लोड फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शो वन चार्ट टू यू. यही चार्ट हमने कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था. सो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था दैट मीन्स वीडियो नंबर 16 उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम. सो जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा?
जिस डेल का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उस डेल के वैल्यू से, दैट मीन्स उस वोल्टेज एंगल से तो लो वोल्टेज एंगल तक फ्लो होगा। ठीक है, जिस भी डेल का वैल्यू ज्यादा होगा उस डेल के वैल्यू से सो कम डेल के वैल्यू तक जो फ्लो होने वाला दैट इज गोइंग टू बी एक्टिव पावर पी। सिमिलरली रिएक्टिव पावर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, जिसका भी वोल्टेज ज्यादा हो उस वोल्टेज से कम वोल्टेज तक रिएक्टिव पावर फ्लो होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आर में बस एक्टिव पावर ही होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर नहीं होता है, हम रिएक्टिव पावर सप्लाई भी नहीं करते हैं। और एल और सी के केस में क्या होता है, देयर विल बी रिएक्टिव पावर ओनली। इफ रिएक्टिव पावर इज इक्वल्स टू 0 देन इट इज गोइंग टू बी एट यूनिटी पावर फैक्टर। अगर रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है देन वी कैन से दैट इट इज लैगिंग पावर फैक्टर। इफ रिएक्टिव पावर इज नेगेटिव देन वी कैन से दैट इट इज लीडिंग पावर फैक्टर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्टिव पावर। हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्टिव पावर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, जिसका भी डेल का वैल्यू, जिस भी डेल का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा वहां से एक्टिव पावर फ्लो होगा। So here you can see that 10 is greater than 0. That means active power is going to flow from generator to bus. But in case of reactive power कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, जिसका भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा वहां से रिएक्टिव पावर फ्लो होगा। सो बस का वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद जनरेटर के वोल्टेज से, देन Q is going to flow from बस टू जनरेटर। सो आई होप आपको समझ में आएगा। सो एक्टिव पावर के बारे में पूछा गया था, तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। सो इट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम जनरेटर टू इनफाइनाइट बस। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेनाल्टी फैक्टर of a plant is unity, its incremental transmission loss is dash. So we have one formula for this. So penalty factor क्या होता है, penalty factor L is equals to 1 by 1 minus dabba PL by dabba P1. So this is going to be the formula for penalty factor. So this is going to be the incremental transmission loss, incremental transmission loss. सो यहाँ दिया गया है कि पेनाल्टी फैक्टर का वैल्यू 1 है। सो एल का वैल्यू कितना दिया गया है, एल का वैल्यू दिया गया है 1 एंड वी नीड टू फाइंड आउट इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस। सो 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस। सो यू नीड टू फाइंड इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस। सो 1 माइनस ITL इज इक्वल्स टू 1। सो 1 विल गेट कैंसल और जो आपको इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 0। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 2 plant system the load is connected at plant number 2, the loss coefficients are dash. So we have 2 plants, this is generator 1 G1 and this is going to be generator 2 G2। ठीक है, और लोड कहाँ कनेक्ट किया गया है, लोड को कनेक्ट किया गया है एट प्लांट नंबर 2। सो प्लांट 2 पे लोड को कनेक्ट किया गया है। सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। सो इट इज गोइंग टू बी I1, दिस इज गोइंग टू बी I2 and this is going to be I3। ठीक है, सो वी हैव सर्टन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ऑल। लॉस कोएफिशिएंट्स के बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द लोड सेंटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू G1 टर्मिनल। सो आप यहाँ देख सकते हो दैट वी हैव 2 जनरेटर, दिस इज जनरेटर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी जनरेटर 2। सो जो लोड है, लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है जनरेटर 1 के टर्मिनल पे। ठीक है, जनरेटर 1 के साइड में लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है। सो L1 इज पेनाल्टी फैक्टर। सो L इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस। सो इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस का वैल्यू 0 आएगा इन केस ऑफ जहां लोड कनेक्ट होगा और जिस भी जनरेटर के टर्मिनल पे लोड कनेक्ट होगा वहां का इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लाइन लॉस 0 हो जाएगा। सो जनरेटर 1 के टर्मिनल पे कनेक्ट है लोड, दैट मीन्स
L1 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो L1 के लिए जो इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लाइन लॉस आएगा इट इज गोइंग टू बी 0. सो L1 का वैल्यू आपको मिलेगा 1. बट जहां लोड कनेक्ट नहीं है दैट मीन्स जनरेटर टू G2 साइड के टर्मिनल पे, so we are going to get penalty factor greater than 1. We are going to get penalty factor greater than 1. Similarly in second case अगर लोड डायरेक्टली कनेक्ट है G2 के टर्मिनल पे, so L1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, L1 का वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 बट L2 का वैल्यू इज गोइंग टू बी 1. बट अगर हमने लोड को कनेक्ट कर लिया सेंटर में, then what we are going to get, we are going to get L1 is equals to L2. We are going to get L1 is equals to L2. So I hope आपको ये समझ में आया होगा हमने जो भी अब तक डिस्कस किया. So moving back to our question. So हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लोड है वो प्लांट नंबर 2 को कनेक्ट है. तो लॉस कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो टोटल लॉस P लॉस इज इक्वल्स टू B11 P1 स्क्वायर प्लस B12 P1 P2 प्लस B22 P2 स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी टोटल लॉस. बट हमने फाइंड आउट कर लिया था L2 का वैल्यू. सो L2 का वैल्यू क्या आया था, 1/1 माइनस B22 P2 होल स्क्वायर जिसका वैल्यू था 0. सो L2 का वैल्यू क्या मिला था हमें, L2 का वैल्यू मिला था हमें 1. ठीक है. सो जो लॉस कोएफिशिएंट है B22 इज गोइंग टू बी 0. सिमिलरली B12 यहाँ 2 है ना, सो B12 का भी वैल्यू 0 आ जाएगा बट B11 इज गोइंग टू बी नॉन जीरो. सो B11 इज गोइंग टू बी नॉन जीरो. So जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज B11 is non-zero but B12 and B22 are zero. So option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So our next question is the diagonal elements of a nodal admittance matrix are strengthened by adding dash. So options are shunt inductance, shunt capacitance, load and generator. सो आई वुड लाइक टू टेल कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स के उसे स्ट्रेंथन किया जाता है बाय एडिंग शंट इंडक्टेंस, बाय एडिंग शंट इंडक्टेंसेस. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लाइन इज 1500 ohm. The charging reactance for 100 kilometer length of the line will be dash. So what we have been given in question, we have been given charging reactance, that means XC का वैल्यू हमें दिया गया है 1500 for 50 kilometer line, for 50 kilometer line, and we have to find out charging reactance for L is equals to 100 kilometer. सो आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी हैव वन फॉर्मूला फॉर दिस. सो XC का फॉर्मूला क्या होता है, XC इज इक्वल्स टू 1/ωc. बट व्हाट इज ओमेगा, XC इज इक्वल्स टू 1/2πfc एंड यू हैव टू कंसिडर लेंथ ऑल्सो. सो इट इज गोइंग टू बी इनटू L मल्टीप्लाई विथ L. ठीक है. सो XC और लेंथ का क्या रिलेशन है. सो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो XC1/XC2 इज इक्वल्स टू L2/L1. सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर. सो XC1 का वैल्यू क्या है, XC1 का वैल्यू इज 1500 1500. XC2 इज इक्वल्स टू L2 का वैल्यू 100, L1 का वैल्यू है 50. So when you will cancel you are going to get 2 and XC2 का वैल्यू आपको मिलेगा 750 ohms. So जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडी करंट लॉस इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज डैश. सो ऑप्शंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर मटेरियल, directly proportional to resistivity of core material,
directly proportional to square of resistivity of the core material and none of the above. So I would like to write one formula. So eddy current loss PE is directly proportional to Bm square F square T square by resistivity. So T क्या है? Lamination thickness है and this one is nothing but resistivity. ठीक है. So PE is inversely proportional to resistivity. So जो correct answer है for this given question is option number A. So the eddy current loss in the core of a transformer is inversely proportional to resistivity of core material. So moving towards next question. ये हमने already कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था, वीडियो नंबर 16 में. आप जाके एक बार इसे देखिए. यहाँ हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस और आयरन लॉसेस के बारे में सब इंफॉर्मेशन दिया गया है. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. The normal practice to specify the making current of circuit breaker is in terms of dash. So as you all know कि जो making current और breaking current होते हैं, so making current और breaking current ये कौन से term से हम specify करते हैं? So making current is nothing but peak value से हम इसे specify करते हैं. Peak value और मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. और जो ब्रेकिंग करंट होता है, सो हम ब्रेकिंग करंट को कौन से टर्म से स्पेसिफाई करते हैं? आरएमएस वैल्यू से. सो ब्रेकिंग करंट के लिए हम आरएमएस वैल्यू कंसिडर करते हैं एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मेकिंग करंट हम पीक वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. सो मेकिंग करंट is equals to 2.55 into symmetrical breaking current. ठीक है. सो आई होप आपको ये रिलेशन पता होगा. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. सो पीक वैल्यू. सो वी हैव सर्टन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्किट ब्रेकर रेटिंग. सो अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन रीड दिस. सो ब्रेकिंग करंट क्या होता है, मेकिंग करंट क्या होता है, ये सब इस स्लाइड में दिया गया है. हमने इस स्लाइड को ऑलरेडी एक दो बार एक्सप्लेन कर लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में. सो जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स है हम उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है. सो ब्रेकिंग करंट क्या होता है, यहाँ आप उसका डेफिनेशन देख सकते हैं. ठीक है. सो जो ब्रेकिंग करंट होता है हम उसे आरएमएस वैल्यू से एक्सप्रेस करते हैं. सो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी में दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी. सो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला इज दिस वन एंड रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट दैट मीन्स दिस वन. इसका आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय टेकिंग इन डिनोमिनेटर वैल्यू. सो दिस इज गोइंग टू बी रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट. मेकिंग करंट क्या होता है, मेकिंग करंट का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है. सिमिलरली वी हैव वन रिलेशन फॉर सिमेट्रिकल मेकिंग करंट इज इक्वल्स टू 2.55 into सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 80 किलोमीटर लेंथ इज ऑपरेटिंग एट 400 hertz. It can be classified as dash. So options are short length line, medium length line, long length line and all of the above. So हम पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of length and also we can be able to classify transmission line on the basis of product of length and frequency. So length के basis पे हम ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं and similarly length into फ्रीक्वेंसी. सो लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी हम ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सो वी हैव वन चार्ट रिगार्डिंग दिस ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. सो इट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. सो अगर लेंथ 80 किलोमीटर से कम होगा, सो 80 किलोमीटर से कम होगा एंड वी हैव टू कंसिडर फ्रीक्वेंसी एज 50 हर्ट्ज. ठीक है. सो L into F. So L into F is going to be less than 4
4,000 लेस देन 4,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो पैरामीटर्स हम कंसिडर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आर एंड एल। सिमिलरली जो पैरामीटर्स हम निग्लेक्ट करेंगे फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज सी एंड जी। सो जो नेटवर्क मॉडल हो जाता है दैट इज गोइंग टू बी लम्प्ड। सो लम्प्ड क्या होता है, एक ही बार में हम पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, पूरा का पूरा इंडक्टेंस कंसिडर करते हैं और पूरा का पूरा सी का वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ सी का वैल्यू निग्लेक्ट किया गया है। सो ओनली वी हैव टू कंसिडर आर एंड एल, बट लम्प्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एंड लोड एबिलिटी बेस्ड ऑन थर्मल लिमिट। सो जो लोड की एबिलिटी होती है वो हम थर्मल लिमिट के बेस्ड पे ही कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, बट इन केस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लेंथ का वैल्यू 80 से लेके 160 तक होना चाहिए, बट ऑल्सो हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं 80 से लेके 200 किलोमीटर तक, एंड हियर ग्रेटर देन 200। ठीक है, एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट वैल्यूज बिटवीन 4,000 एंड 10,000। ठीक है, और जो पैरामीटर्स हम कंसिडर करेंगे मीडियम लाइन में दैट इज गोइंग टू बी आर एल एंड सी, और जिसे हम निग्लेक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी जी कंडक्टेंस वैल्यू। सो नेटवर्क मॉडल हियर ऑल्सो लम्प्ड फॉर्म, और जो लोड का एबिलिटी हम बेस करते हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन लिमिट पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटर शुड बी ग्रेटर देन 200 किलोमीटर, एंड फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ का वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और सारे के सारे पैरामीटर्स हम कंसिडर करेंगे आर एल सी जी, और कोई भी पैरामीटर्स को हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। सो जो नेटवर्क मॉडल आएगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म। सो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म सर्टन इंटरवल के बाद में रिपीटेशन होता है। ठीक है, इफ वी हैव हियर आर देन वी हैव एल, हियर वी हैव सी, सिमिलरली आर देन वी हैव एल देन वी हैव सी, एंड सो ऑन। और जो हम लोड का एबिलिटी डिसाइड करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी लिमिट इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हमें यहाँ कितना दिया गया है, वी हैव बीन गिवन 80 किलोमीटर एंड फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। ठीक है, सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 32000 which is nothing but greater than 10,000. So it is long transmission line. So it is going to be long transmission line. So जो correct answer है for this given question is option number C. So option number C is only correct answer for this. So last question is a transmission line of 210 kilometer length has certain values of parameter ABCD. If the length is made 100 kilometer, thus the parameter dash. So A increases, B decreases, A decreases, B also decreases, A and B both increases, and A and B either increases or decrease. So आपको पता है जो ABCD पैरामीटर्स होते हैं, ABCD पैरामीटर्स होते हैं फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन it is going to be cos H gamma L, Z C sin H gamma L, sin H gamma L by ZC, and cos H gamma L. So these are A, B, C, D parameters. So A, B, C, D. So हमें यहाँ क्या दिया गया है, सबसे पहले लेंथ क्या था, लेंथ था 210, लेंथ था 210 किलोमीटर, और अगर इस लेंथ को चेंज कर दिया गया है सो 100 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, सो लेंथ को डिक्रीज कर दिया गया है, सो कौन से पैरामीटर में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो ए और बी के रिस्पेक्ट में ही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम ए और बी का ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो कॉस
H gamma L, it is going to be A. So अगर ये वैल्यू गामा L, H गामा L, ठीक है, अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा देन टोटल ऑफ cos H गामा L विल इंक्रीज, राइट. सो अगर L का वैल्यू डिक्रीज हुआ देन A का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, सो A इज गोइंग टू बी इंक्रीज. सिमिलरली B इज इक्वल्स टू ZC साइन H गामा L. सो अगर लेंथ का वैल्यू कम होगा देन ओवरऑल B का वैल्यू भी हमें डिक्रीज मिलेगा. दैट मीन्स B इज गोइंग टू बी डिक्रीज. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. So A increases and B decreases. So we have here certain information regarding ABCD parameter. So जो nominal T होता है, nominal T network. So this is nothing but nominal T network. So here we have Z by 2, Z by 2 and total Y. So ये nominal T network है. So इसमें जब आप ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट A इज इक्वल्स टू D. सो A इज इक्वल्स टू D. A का वैल्यू और D का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस YZ बाय 2. B का वैल्यू क्या आएगा B का वैल्यू Z इंटू 1 प्लस YZ बाय 4 एंड C का वैल्यू इज Y. सिमिलरली फॉर नॉमिनल पाई, सो नॉमिनल पाई के जो ABCD पैरामीटर्स होते हैं वो आप देख सकते हो. A का वैल्यू और Z का वैल्यू सिमिलर है. सिमिलरली कैपेसिटेंस एट लोड एंड. सो कैपेसिटेंस एट लोड एंड मतलब एंड कंडेंसर, दैट मीन्स लोड एंड कंडेंसर, रिसीविंग एंड कंडेंसर आप इसे कह सकते हो. सो इसमें आप देख सकते हो ABCD पैरामीटर्स के वैल्यू एंड सिमिलरली सोर्स एंड कंडेंसर का भी यहाँ ABCD पैरामीटर्स दिया गया है. सो आई होप आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो. और अगर आपको पूछा गया कि नॉमिनल पाई नेटवर्क में जो ABCD पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एंड अगर आपको पूछा गया स्पेसिफाई किया गया है कि आपको B फाइंड आउट करना है, सो क्या आएगा Z इज गोइंग टू बी द B वैल्यू फॉर ABCD पैरामीटर ऑफ नॉमिनल पाई. सो नेक्स्ट इज वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी सेटिस्फाई करना चाहिए ABCD पैरामीटर, ठीक है. नॉमिनल T और नॉमिनल पाई नेटवर्क्स हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए. सिंस सिमेट्री सेटिस्फाई नहीं होता है सो कैपेसिटेंस एट लोड एंड नेटवर्क एंड कैपेसिटेंस एट सोर्स एंड नेटवर्क ये हम प्रिफर नहीं कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस के लिए, ठीक है. बिकॉज A और D का वैल्यू यहाँ सेम नहीं है. A का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो दैट वी हैव 1 प्लस YZ और D का वैल्यू क्या है 1 है. सिमिलरली हियर ऑल्सो वी हैव 1 एंड हियर वी हैव 1 प्लस YZ. सो A और D का वैल्यू सेम होना चाहिए, दैट मीन्स सिमेट्री होना चाहिए. सो अगर सिमेट्री होगा देन ओनली वी कैन बी एबल टू डू परफॉर्मेंस एनालिसिस. बट सेंडिंग एंड कंडेंसर और रिसीविंग एंड कंडेंसर के केस में सिमेट्री satisfy नहीं होता है. That's why we cannot use that method in order to find out our performance analysis. अगर लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज हुआ, L का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ देन A and B is going to be decrease, C and B parameters is going to be increase. B पैरामीटर होता है, ये B पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है सीरीज इम्पिडेंस को एंड C पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है शंट एडमिटेंस को, ठीक है. सो नॉमिनल मॉडल गिव्स एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन कंपेयर टू अदर मॉडल. सो नॉमिनल मॉडल गिव्स एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी यूज फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस. सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा. आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो अच्छे क्वेश्चंस थे. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर कीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइज.